दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओल्ड इंग्लिश यानी इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला जो दौर आता है वो ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्शंस का एज उसको कहा जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इस ज़माने में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे या कौन से राइटर्स थे, उनके क्या काम थे, हम वो पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए और जो ब्रिटेन था वो इंग्लैंड कैसे बना। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें एक एक जो पल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इस मैप को समझना पड़ेगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन में दो कबीले आबाद थे। एक तो रोमन्स थे और दूसरे केल्ट्स थे। अच्छा, इन केल्ट्स को ब्रिटोन्स भी कहा जाता था। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि केल्ट्स वर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटोन्स, यानी ये जो ब्रिटेन इसलिए मशहूर था कि वहाँ पे ब्रिटोन्स रहते थे। अब यहाँ पे रोमन्स भी रहते थे। तो क्या होता है कि इन पे हमले करते हैं, दूसरे जो कबीले होते हैं वो इन पे हमला करते हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा एक पावरफुल कबीला होता है, वो होते हैं पिक्ट्स। अब ये जब हमला करते हैं तो क्या होता है कि इससे पहले भी हमले हो चुके होते हैं और ब्रिटेन की दिफा के लिए, उसकी बचाव के लिए रोमन्स ने वहाँ पे एक वॉल बनवाई थी, उसको कहते हैं हेड्रियन वॉल। वो दोस्तों आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। तो अब क्या होता है कि जब ये पिक्ट्स आते हैं, हमला करते हैं, तो रोमन्स सबसे पहले तो रोमन्स की कोशिश होती है कि हम इनको वापस भगाएं पिक्ट्स को। तो रोमन्स क्या करते हैं कि इटली से, अपने किंग से हेल्प मांगते हैं कि आप हमें कुछ सोल्जर्स प्रोवाइड करें ताकि हम ब्रिटेन को बचा सकें। लेकिन ये इनकी कोशिश नाकाम जाती है, वहाँ से कोई हेल्प नहीं आती। तो क्या होता है कि ये जो रोमन्स हैं ये चले जाते हैं रोम में। तो अब वहाँ पे कौन बचता है? ब्रिटेन में सिर्फ केल्ट्स बच जाते हैं। ब्रिटेन में सिर्फ केल्ट्स रह जाते हैं। तो केल्ट्स जो थे, अब ये खुद को बिल्कुल तन्हा और अकेला पा रहे थे। इन्होंने चाहा कि हम क्या करें कि हम कुछ ऐसे लड़ाकू कबीले यहाँ पे बुलाएं जो हमारी हेल्प भी करें और हमारे ब्रिटेन को पिक्ट से बचाए। तो ऐसे में ये 3 जर्मन कबीलों को दावत देते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स। ये हैं वो 3 पावरफुल कबीले जो ब्रिटेन पे आते हैं, इनको केल्ट्स बुलाते हैं। तो ये 3 पावरफुल कबीले अपने जर्मनी से यहाँ पे आ जाते हैं ब्रिटेन में। और ये कब आते हैं? ये आते हैं 5th सेंचुरी में। और ये 5th सेंचुरी में आते हैं और ये 11th सेंचुरी तक यानी 500-600 साल यहाँ पे हुक्मरानी करते हैं। और ये इस तरह यहाँ पे रह जाते हैं कि ब्रिटेन को ये नाम भी अपना दे देते हैं इंग्लैंड का। इनको एंग्लो सेक्शन लैंड कहा जाता था, तब जाके ये इंग्लैंड बना। अब यहाँ पे जो 3 ये कबीले आए थे, इनमें से जो एक कबीला था ज्यूट्स, ये थोड़ा अरसा वहाँ पे रहते हैं ब्रिटेन में, फिर ये वापस चले जाते हैं। तो जब ये आते हैं, ये पूरा जो ब्रिटेन है ये अब क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखें तो ये जो आ रहे हैं, यहाँ पे एक मैप है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी कि ये जो ज्यूट्स थे ये भी आए थे, एंगल्स भी आए थे और सेक्शंस भी आए थे। अब ये सारे जो थे ब्रिटेन पे आए थे और ये 600 साल वहाँ पे रहे, यानी हुक्मरानी की है। ये वहाँ पे ऐसे रहे कि जिन केल्ट्स ने इनको बुलाया था अपनी दिफा के लिए, इन्होंने उनको भी वहाँ से निकाल दिया। तो अब जो भी वहाँ पे ब्रिटेन में जो बचेगा, अब जो ब्रिटेन होगा वो इनके नाम से मशहूर होगा, एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड इन द अर्ली 9th सेंचुरी। क्योंकि अब जो दौर शुरू होगा वो एंग्लो सेक्शन का होगा और जो ब्रिटेन होगा वो अब एंग्लो सेक्शंस का होगा। तो दोस्तों ये जब आते हैं तो सबसे पहले तो ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते। इन्होंने बाद में तालीम हासिल की होती है, एजुकेशन ली होती है। वहाँ पे क्रिश्चियन लोग दोबारा आते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब ये हुक्मरानी करने लग जाते हैं ब्रिटेन पे, तो ये क्या करते हैं, ब्रिटेन को
पूरे 7 हिस्सों में ये तकसीम कर देते हैं। दे डिवाइड ब्रिटेन इनटू 7 बिग पार्ट्स। उसके बाद क्या है कि जब ये आए थे 5th सेंचुरी में और ये 11th सेंचुरी तक यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक ये वहाँ पे रहते हैं, तो ये 500 या 600 सालों में जो वहाँ पे लिटरेचर बना और जो राइटर्स बने, जो इनके तौर तरीके थे, इनके कैरेक्टर ट्रिक्स थे, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अब जो हम पढ़ेंगे वो एंग्लो सैक्सन का जो ब्रिटेन होगा उसकी कैरेक्टर ट्रिक्स पढ़ेंगे। अब जो है ये हम एंग्लो सैक्सन का ब्रिटेन बन गया है। ये 600 साल वहाँ पे रहे, इन्होंने हुक्मरानी की। ये सारा जो भी अब नाम होगा वो एंग्लो सैक्सन के नाम से मशहूर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्योंकि वहाँ पे ये झगड़ालू लोग थे, कोई तालीम नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था, तो क्या होता था कि वहाँ का लिटरेचर जो था वो बालार्स थे, बालार्स था, ओरल पोइट्री थी और रिडल्स थे यानी पहेलियाँ थी और एपिक पोइट्री थी। यानी ये जितनी भी चीज़ें थी ये कहानियों की तरह होती थी कि आपने किसी से सुना, फिर उन्होंने दूसरों से सुना, इस तरह सुनी सुनाई कहानी होती थी और जो जिनको याद होता था वो सुनाते थे। कोई इस तरह का लिटरेचर नहीं था। उसके बाद देयर लिटरेचर बिगेन ओरली यानी ऐसे ही सुन के जो है वो एक पास होते थे जनरेशन टू जनरेशन। जो कहानियाँ वो सुनते थे फिर दूसरों को बताते थे और वो आने वाले जनरेशन्स को बताते थे। तो इस तरह ये इनका सिलसिला चलता था। अब इनके पास कोई बुक वगैरह नहीं थी कि जिनमें इनकी स्टोरियाँ लिखी हों या इस तरह का सब कुछ हो। तो उस दौर में क्या होता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो राइटर्स हम बाद में पढ़ेंगे इसी में, लेकिन उस दौर का एक बहुत अच्छा शाहकार मौजूद है, उसको कहते हैं बियोवल्फ। बियोवल्फ को जो है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है और नॉर्वेल कोडेक्स भी कहा जाता है। ये 43 सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये एलिट्रेशन में लिखा गया है। असल में बियोवल्फ क्या है, ही इज़ अ सोल्जर। ये एक सोल्जर है, इसकी कहानी है इसमें, ये एक बुक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंग्लो सैक्सन्स, तो क्या होता है कि ये जो रोमन्स वहाँ से चले गए थे ब्रिटेन में, क्योंकि ये रोमन्स वहाँ पे रह चुके थे, इनको रहन सहन का पता था, सब चीज़ें ऐसे था कि ये जैसे उनका सेकंड होम था। तो वो अब दोबारा वापस आए, लेकिन अब वो दोबारा वापस तो आए लेकिन ये मिशनरी बन के आए यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए। ये इस मकसद से हरगिज नहीं आए कि हम जो है दोबारा यहाँ पे हुक्मरानी करेंगे या आपके साथ रहने आए हैं या जो ये ब्रिटेन है इसमें हमारा भी हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं सोच के आए थे। ये जस्ट इसलिए आए थे कि वो लोगों को पढ़ाएं और क्रिश्चियनिटी को वहाँ पे फैलाव दें। तो ये जब आते हैं तो क्योंकि ये क्रिश्चियन होते हैं तो ये क्रिश्चियनिटी भी लाते हैं अपने साथ। ये वहाँ पे इस चीज़ की तालीम भी देते हैं, लोगों को पढ़ाते भी हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है, ये जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स हैं उन सब का जो शुरुआती दौर है वो एंग्लो सैक्सन्स का दौर ही है। और इस दौर के जितने भी राइटर्स थे ऑलमोस्ट वो सब एनोनिमस हैं यानी इनकी जो है कोई डिटेल्स नहीं मिलती, इनका नाम नहीं मिलता, क्योंकि जो आप देख रहे हैं बियोवल्फ जो है इस ज़माने का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्क है, लेकिन उसका कोई जो है अभी तक राइटर नहीं मिला, कोई पोइट नहीं मिला जिससे वो इसको मंसूब करें कि ये इसने लिखा है। उस दौर में उनके लिटरेचर में या उनकी कहानियों में जो चीज़ एब्सेंट थी वो था रोमांटिक लव वाज एब्सेंट। हीरोइक डीड्स वहाँ पे थी, लव ऑफ सी था, इंटेंस लव ऑफ ग्लोरी यानी जो तारीफ होती थी उसकी सोल्जर्स की तारीफ करते थे। और ये इस तरह क्योंकि वहाँ का आप देखें इंसान का जो ताल्लुक़ है वो नेचर से ज़्यादा है। जितने भी चरिंद परिंद और ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, इनका ताल्लुक़ इंसान इतना पुराना है इंसान के साथ जितना कि इंसान खुद, बल्कि ये इंसान से भी पहले मौजूद थे। तो इंसान इनके साथ जो है
एक अटैचमेंट इसको हो जाती है इंसान को। तो इनकी उस ज़माने की जो कहानियाँ थी, जो पोइट्री थी, उसमें लव फॉर ऑल दीज थिंग्स, देयर वाज लव फॉर ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक टर्म मिलता है, उसको कहते हैं पिजिन लैंग्वेज। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि एंगल्स भी आए थे, सेक्शंस भी आए थे और जूट्स भी आए थे, और उससे पहले वहाँ पे ब्रिटोन्स भी रहते थे। तो क्या होता है कि इन सब की ज़बानें अलग होती हैं। अब ये 4 कबीले हो गए वहाँ पे, तो ये एक दूसरे से कैसे बात करें? कोई तो ऐसी ज़बान हो, कोई ऐसा लैंग्वेज हो जिसको ये इस्तेमाल करें और वो सबको समझ में आए। तो क्या होता है कि हर कोई कोशिश करता था कि वो कोई ना कोई दूसरे लश्करी ज़बान बोले। जो दूसरे वहाँ पे रहते थे उनकी ज़बान के कुछ अल्फाज अपने इस तरह कह के एक जो है वो मतलब बनाते थे, सेंटेंस बनाते थे, ताकि वो सामने वाले को भी समझ में आए। तो पिजिन लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 2-3 यानी 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस मिलकर जब एक नई लैंग्वेज को जनरेट करें, एक नई लैंग्वेज बन जाए, तो उसको कहते हैं पिजिन लैंग्वेज। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एलिट्रेशन काफ़ी मिलती थी उनकी पोइट्रीज में। उनके जो ओरल पोइट्री हुआ करती थी तो उनमें एलिट्रेशन काफ़ी मिलती है। अब एलिट्रेशन क्या है? ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि सारे जो भी जितने भी वर्ड्स होते हैं एक ही लाइन में, अगर वो सारे एक ही साउंड से शुरू होते हैं तो वो एलिट्रेशन कहलाएगा। जैसे ग्रीन, ग्रास, ग्रोज, तो ये सब जो है जी का साउंड दे रहे हैं, तो ऐसे इसको कहेंगे दे आर एलिट्रेटिव। तो ये जो फॉर्म था ये उनके लिटरेचर में देखा जा सकता है, इनकी ओरल पोइट्री में, इनके बालार्ट्स में इस तरह की जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये मिलते हैं। और उसके बाद एक और लिटरेरी डिवाइस मिलती है, उसको कहते हैं कैनिंग्स। कैनिंग्स एक लिटरेरी डिवाइस है और ये इसलिए इस्तेमाल हुआ करता था कि क्योंकि इनके पास किसी भी चीज़ का कोई प्रॉपर जो है वर्ड नहीं होता था। ये क्या करते थे, फिर वो 2-3 अल्फाज मिला के एक टूटी फूटी मतलब देने वाला कोई लफ्ज़ बनाते थे ताकि वो समझ में आ जाए। जैसे इंसान की बॉडी है उसको वो कहते थे लाइफ हाउस, यानी उस टाइम ये जो वर्ड बॉडी है ये इनके पास नहीं था, लेकिन ये इनको रिप्रेजेंट भी करना था बॉडी को। तो इन्होंने क्या मतलब कोशिश की कि उन्होंने 2 अलग अल्फाज मिला के एक तीसरा लफ्ज़ बना दिया। जैसे कि लाइफ हाउस को इन्होंने दोनों को मिला के बॉडी बना दिया, क्योंकि जो बॉडी है वो एक हाउस है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है इसमें, और इसमें लाइफ यानी इंसान का रूह है। तो इन्होंने इस तरह जो है काफ़ी अल्फाज इन्वेंट किए थे। उनमें लॉफ गिवर था, जो लॉफ गिवर वो किंग को कहते थे। इस तरह के काफ़ी अल्फाज हैं और इनको कैनिंग्स कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 500 साल 550 साल ये रहे हैं और इन्होंने रोमन्स से तालीम ली है, और इनके बाद में जो जनरेशन्स आई वो ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे होंगे। तो उन्होंने क्या काम किए थे, मेजर अथर्स एंड देयर वर्क्स। हम अभी एंग्लो सेक्सन यानी इंग्लिश लिटरेचर का पहला जो पीरियड है उसमें जो राइटर्स थे, जो उनके वर्क्स थे, हम वो पढ़ेंगे। अब तक हमने उनका बैकग्राउंड पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले जो उनमें राइटर्स में आते हैं, पोएट्स में आते हैं, वो हैं कैडमन। कैडमन क्या थे? फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के पहले पोएट जो थे वो कैडमन थे, और इनको एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाए तो ठीक है। अब क्योंकि मिल्टन बाद में आया तो इसके होते हुए इसको ये नहीं कहा गया था कि आप जो है एंग्लो सैक्सन के मिल्टन हैं, क्योंकि मिल्टन आया ही बाद में था। तो ये बाद के राइटर्स जो हैं इसको इतनी तरजीह देते हैं कि ये अपने दौर का इतना इम्पोर्टेंट बंदा था जैसे कि मिल्टन था अपने दौर में। क्यों मिल्टन था? क्योंकि मिल्टन जो था उसके ज़्यादातर वर्क्स जो हैं वो रिलीजियस हैं, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट हो गया, पैराडाइज रिगेंड हो गया। तो ये जो कैडमन था इसके भी
जितनी भी इनकी पोइट्री थी वो बाइबल से पैराफ्रेज करके ये निकालता था, यानी ये जो भी पोइट्री लिखते थे वो बाइबल से होती थी, इसलिए इसको फादर ऑफ सेक्रेड सॉन्ग भी कहा जाता है। सेक्रेड यानी पाक या मुकद्दस, ये इस तरह के सॉन्ग यानी जिसको हम इंग्लिश में हाइम्स कहते हैं, तो ये इस तरह के सॉन्ग्स लिखा करता था और इसको फादर ऑफ इंग्लिश सेक्रेड सॉन्ग भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं साइन वोल्फ। साइन वोल्फ भी एक बहुत अच्छे पोएट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्सन पोएट्स, यानी एंग्लो सेक्सन्स की जो पोएट्स की लिस्ट है उनमें सबसे बड़े जो पोएट हैं वो साइन वोल्फ हैं। एक्सेप्ट द अननोन ऑथर ऑफ बियोवल्फ, यानी ये बात तो तय है कि ये सबसे बड़े आला पाए के शायर हैं, लेकिन जिसने भी बियोवल्फ लिखा है ये उससे जो है ग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि बियोवल्फ की जो स्ट्रक्चर है, जितना खूबसूरती से वो लिखा गया है, तो वो इनकी राइटिंग्स में नहीं देखी गई थी। तो इन्होंने जो काम लिखे हैं उनमें सबसे पहला तो है ऑथर ऑफ द क्राइस्ट। पहले क्या होता था कि जिस तरह आजकल आप देखते हैं कोई राइटर है वो पोम लिखता है तो उसके साथ अपना नाम दे देते हैं, लास्ट वाली 2 लाइन्स में वो पोएट अपना नाम देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि काफ़ी राइटर्स काफ़ी पोएम्स जो पोएट्स लिखते थे वो उसमें अपना साइन दे देते लास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे है कि हिज साइंड पोम्स आर, यानी इसकी जो ऑथेंटिक पोम्स हैं वो ये हैं, जूलियना है, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स है, एग्जिटर बुक है और द वर्सिलिए एंड एलेन है। ये इनके काम है, ये इन्होंने पोम्स लिखी थी। उसके अलावा जिनकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी जो लोग हैं इससे एसोसिएट करते हैं कि ये जो पोम्स हैं वो साइन वोल्फ ने लिखे, तो वो है द ड्रीम ऑफ द रोड, द वेंडरर एंड द रिडल्स। ये इस तरह के जो काम है वो इनसे मंसूब किए जाते हैं कि ये जो है साइन वोल्फ ने लिखे। उसके बाद आते हैं सेंट वेनेरेबल बेड। लिटरेचर में ये जस्ट जो है बेड के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये कौन थे? ये जो थे फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के जो पहले ग्रेट स्कॉलर थे वो वेनेरेबल बेड थे। अब इनका जो काम है वो प्रोज की तरफ है, ज़्यादा पोइट्री नहीं है। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है इनको, और फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि बाकी जो सारे पोइट्स थे और ये जो बेड हैं वो प्रोज में इनका नाम है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जो काफ़ी मशहूर है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो इनकी जो ये बुक है, इस बुक से हमें कैडमन के बारे में भी पता चलता है और साइन वोल्फ के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सेंट वेनेरेबल बेड ने दी है अपने बुक द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में। इसने काफ़ी मालूमात दी है इनके बारे में। और वेनेरेबल बेड के जितने भी काम हैं वो जो हैं आपको 40 हैं क्वांटिटी में, जितने भी इसके काम हैं वो दे आर 40 इन क्वांटिटी। ये 3 राइटर्स थे। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे वेनेरेबल बेड के बाद आते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट को जो है ही इज क्लेम्ड टू बी फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, यानी इंग्लिश प्रोज का फादर भी इसको कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जब एंगल्स और सेक्शंस आए थे तो इन्होंने ब्रिटेन को 7 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया था। तो उन 7 में एक हिस्सा था, एक पार्ट था जिसका नाम था वेसेक्स। इसका किंग जो था वो अल्फ्रेड द किंग बना। जब ये वहाँ का किंग बना तो ही फाउंड द पीपल वेरी इग्नोरेंट। यहाँ पे ये जाके देखता है कि ये यहाँ के जो लोग हैं अभी इनमें तालीम की कमी है, ये काफ़ी इग्नोरेंट हैं। तो ये क्या करता है कि ये वहाँ पे एजुकेशन को आम करता है और उनको पढ़ाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। उसके बाद
इसको लैटिन जुबान पे फुल महारत थी। तो इसके जो काम थे, काफ़ी जो ट्रांसलेशंस होती थी लैटिन में, वो आके इनसे सुपरवाइज्ड करवाते थे। यानी ही सुपरवाइज्ड ट्रांसलेशन ऑफ मल्टीपल लैटिन बुक्स टू इंग्लिश। यानी इंग्लिश में जो लैटिन से बुक्स ट्रांसलेट किए जाते थे वो इनसे चेक कराए जाते थे, क्योंकि इनको जो है लैटिन पे फुल उबूर था। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क इन इंग्लिश। जो इन्होंने लिखी है उसको कहा जाता है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है अल्फ्रेड द किंग ने लिखा है। और इसके बाद क्या होता है कि जब ये लोग, इनको शिकस्त दी जाती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो आते हैं, तो ये इंग्लिश बिल्कुल जो है साइलेंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये जो इसका काम है, इसको आप याद रखिएगा कि इसके बाद जो है एक दूसरा काम आएगा, लेकिन वो आएगा मिडिल इंग्लिश में। तो इस काम को याद करने की बहुत ज़रूरत है कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है, जिसमें इंग्लिश लोगों की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, तो ये जो है एंग्लो सैक्सन का जो है एक शाखार है, जिसमें आपको काफ़ी लोग इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद क्या है कि प्रोज स्टाइल इज हाईली लैटिनाइज्ड। दोस्तों हमने पढ़ा है अभी कि इन्होंने काफ़ी जो बुक्स थे उनको क्या किया है कि लैटिन में उनकी ट्रांसलेशन को फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश इन्होंने सुपरवाइज्ड किया है। यानी इनको लैटिन आती थी तभी तो सुपरवाइज्ड करता था, इसलिए जब ये खुद लिखते थे तब भी इनका जो स्टाइल था, जो तरीका था लिखने का, वो लैटिनाइज्ड यानी लैटिन तरीका हुआ करता था। ये थे राइटर्स और ये थे इनके काम। एंग्लो सैक्सन का दौर जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, उनके राइटर्स भी पढ़े। अब कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनके अथर्स जो हैं अननोन हैं। सबसे पहले है बियोवल्फ है, फिर है विट्सिथ है, फिर द वेंडरर है, द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स कंप्लेंट एंड द सीफेरर। तो दोस्तों ये इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो था।